नमस्कार, आप देख रहे हैं राष्ट्र प्रथम और मैं हूं आपके साथ हिमानी। नजर करते हैं स्पीड न्यूज पर। केंद्र सरकार द्वारा पीएफआई पर 5 साल का प्रतिबंध लगाने के बाद कांग्रेस महासचिव जयराम रमेश की प्रतिक्रिया भी सामने आई है। उन्होंने कहा कि कांग्रेस हमेशा से सांप्रदायिकता के खिलाफ रही है। हमारे उस विचारधारा और संस्था के खिलाफ है जो हमारे समाज का धार्मिक ध्रुवीकरण करने के लिए पूर्वाग्रह, नफरत, कट्टरता और हिंसा का सहारा लेती है। हम भारत के बहुलतावाद को संरक्षित और संवर्धित करने की लड़ाई प्राथमिकता से लड़ रहे हैं तथा राष्ट्रवाद उत्सव में भारत के सेकुलर और सामूहिकता के ताबने ने पुष्पित और पल्लवित कर दिया है। बता दें कि आतंकी फंडिंग व अन्य अवैध गतिविधियों में शामिल पाए जाने के बाद कट्टरपंथी इस्लामिक संगठन पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया यानी कि पीएफआई पर 5 साल का प्रतिबंध लगा दिया गया है। वहीं केरल में कांग्रेस सांसद और लोकसभा के मुख्य सचेतक कोडिकुन्नीत सुरेश ने इस फैसले पर अपनी प्रतिक्रिया देते हुए कहा, पीएफआई पर प्रतिबंध लगाना कोई उपाय नहीं है। हम आरएसएस पर भी प्रतिबंध लगाने की मांग करते हैं। आरएसएस पूरे देश में हिंदू सांप्रदायिकता फैला रहा है। पीएफआई और आरएसएस एक समान है, इसलिए सरकार को दोनों पर प्रतिबंध लगाना चाहिए। भारत रत्न लता मंगेशकर की 13वीं जयंती थी। पीएम मोदी ने लता दीदी को खास तरीके से याद किया। पीएम मोदी ने कहा कि ऐसा बहुत कुछ है जो मुझे याद है, अनगिनत बातचीत जिसमें उन्होंने इतना स्नेह बरसाया। साथ ही उन्होंने कहा कि मुझे खुशी है कि अयोध्या में एक चौक का नाम उनके नाम पर रखा गया है। यह महानतम भारतीय प्रतीकों में से एक उचित श्रद्धांजलि में से एक है। अयोध्या में चौके के नामकरण के दौरान पीएम मोदी ने कहा कि लता दीदी के नाम पर बनाए ये चौक हमारे देश में कला जगत से जुड़े लोगों के लिए भी प्रेरणा स्थली की तरह कार्य करेगा। लता मंगेशकर की 13वीं जयंती के अवसर पर उत्तर प्रदेश के अयोध्या में सीएम योगी ने लता मंगेशकर चौक का उद्घाटन किया। इस मौके पर पीएम मोदी ने एक वीडियो संदेश भी जारी किया है। मोदी ने कहा कि प्रभु राम तो हमारी सभ्यता के प्रतीक पुरुष है। राम हमारी नैतिकता के, हमारे मूल्य, हमारी मर्यादा, हमारे कर्तव्य के जीवंत आदर्श। अयोध्या से लेकर रामेश्वर तक राम भारत के कण कण में समाये हुए हैं। केंद्र सरकार ने दिवाली से पहले केंद्रीय कर्मचारियों को तोहफा दिया है। सूत्रों के मुताबिक कैबिनेट बैठक में सरकार ने केंद्र के कर्मचारियों को महंगाई भत्ता 4% बढ़ाने का फैसला लिया है। मार्च में सरकार ने डीए 3% की बढ़ोतरी के साथ यानी कि 31% से बढ़ाकर 34% कर दिया गया था। अब 4% बढ़ने के बाद यह 38% हो जाएगा। सरकार के महंगाई भत्ते बढ़ाने से देश के 50 लाख कर्मचारियों और 65 लाख पेंशनधारकों को फायदा होगा। कैबिनेट ने पीएम गरीब कल्याण योजना को 3 महीने बढ़ाने का फैसला लिया है। अब इस योजना का लाभ दिसंबर 2022 तक मिलता रहेगा। पहले सितंबर 2022 को ये योजना खत्म हो रही थी। इस योजना के तहत सरकार नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट के तहत पहचान किए गए लोगों को मुफ्त में राशन देती है। एनएफएसए ने 80 करोड़ राशन कार्ड धारकों को मुफ्त में राशन मिलने वालों की सूची में रखा है। महंगाई भत्ता सैलरी का एक हिस्सा होता है। यह कर्मचारी के बेसिक सैलरी का एक निश्चित % होता है। देश में महंगाई के असर को कम करने के लिए सरकार अपने कर्मचारियों को महंगाई भत्ता देती है। चंडीगढ़ अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा अब शहीद भगवत सिंह के नाम से जाना जाएगा। केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण को हवाई अड्डे के नामकरण समारोह में शामिल हुई थी। उन्होंने कहा कि चंडीगढ़ अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे के नामकरण समारोह में शामिल होने की खुशी है। बता दें कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मन की बात 13वें एपिसोड में ऐलान किया था कि महान स्वतंत्रता सेनानी को श्रद्धांजलि के रूप में निर्णय लिया गया है कि चंडीगढ़ हवाई अड्डे के नाम अब शहीद भगत सिंह के नाम पर रखा जाएगा। आधिकारिक तौर पर अब चंडीगढ़ हवाई अड्डे का नाम बदला गया है। समारोह में हरियाणा के राज्यपाल बंडारू दत्तात्रेय, पंजाब के राज्यपाल बनवारी लाल पुरोहित, केंद्रीय मंत्री वीके सिंह, पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान, हरियाणा के डिप्टी सीएम दुष्यंत चौटाला और गृह एवं स्वास्थ्य मंत्री अनिल विज पहुंचे थे। इससे पहले चंडीगढ़ अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे का नाम बदलने को लेकर विवाद खड़ा हो गया था। पंजाब सरकार ने 2017 में मांग की थी कि हवाई अड्डे का नाम शहीद आजम सरदार शहीद भगत सिंह अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा मोहाली रखा जाना चाहिए। चंडीगढ़ इंटरनेशनल एयरपोर्ट लिमिटेड पंजाब और हरियाणा की सरकार के सहयोग से भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण यानी कि AIA द्वारा कंपनी अधिनियम 2013 के तहत निगमित एक संयुक्त उद्यम कंपनी है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने लता मंगेशकर चौक का लोकार्पण किया था। इस मौके पर उनके साथ केंद्रीय पर्यटन मंत्री किशन रेड्डी सहित कई मंत्री व नेता भी मौजूद रहे।
अवे नामनगरी का नया घाट बंधा चौराहा अब लता मंगेशकर चौराहा नाम से जाना जाएगा। मुख्य कार्यक्रम स्थल रामकथा पार्क में लता जी को श्रद्धांजलि अर्पित की थी। इसके बाद लता के भतीजे आदिनाथ मंगेशकर व बहू कृष्णा मंगेशकर का स्वागत किया गया है। कार्यक्रम के क्रम में लता मंगेशकर भजनों की प्रस्तुति प्रख्यात गायिका सामने रविंद्र महाराज द्वारा दी। समारोह में श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट के अध्यक्ष महंत नृत्य गोपाल दास व प्रदेश सरकार के संस्कृति एवं पर्यटन मंत्री जयवीर सिंह, सांसद लल्लू सिंह, नगर विधायक वेद प्रकाश गुप्ता, महापौर ऋषिकेश उपाध्याय सहित कुछ चुनिंदा संत धर्माचार्य मौजूद रहे। पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया यानी कि पीएफआई पर 5 साल के प्रतिबंध के बाद सियासत शुरू हो गई है। गृह मंत्रालय के फैसले पर कांग्रेस सांसद ने आरएसएस पर भी प्रतिबंध लगाने की मांग की है। हम आरएसएस पर भी प्रतिबंध लगाने की मांग करते हैं। आरएसएस पर पूरे देश में हिंदू सांप्रदायिकता फैला रहा है। पीआईएफटी और आरएसएस एक समान है, इसलिए सरकार को दोनों पर प्रतिबंध लगाना चाहिए। सोशल डेमोक्रेटिक पार्टी ऑफ इंडिया यानी कि एसडीपीआई ने केंद्र सरकार के फैसले का विरोध किया है। पार्टी की ओर से जारी एक बयान में कहा गया कि पीएफआई पर बैन लगाना भारतीय संविधान और लोकतंत्र पर हमला है। गृह मंत्रालय ने आतंकी फीडिंग व अन्य देश विरोधी गतिविधियों के चलते भारत में पीएफआई को 5 साल के लिए प्रतिबंधित कर दिया है। गृह मंत्रालय की ओर से इसके लिए अधिसूचना यानी कि नोटिफिकेशन भी जारी कर दी गई है। यूपीए एक्ट के तहत इस संगठन पर प्रतिबंध लगाया गया है। पीएफआई के अलावा उनके सहयोगी संगठन रिहैब इंडिया फाउंडेशन, कैंपस फ्रंट ऑफ इंडिया, ऑल इंडिया इमाम काउंसिल, नेशनल कॉन्फेडरेशन ऑफ ह्यूमन राइट्स, जूनियर फ्रंट, एम्पावर इंडिया फाउंडेशन और रिहैब फाउंडेशन केरल पर भी प्रतिबंध लगाया गया है। भाजपा की राष्ट्रीय सचिव पंकजा मुंडे ने एक बयान ने उन्हें कटघरे में खड़ा कर दिया है। उनके बयान के बाद इस बात की चर्चा तेज हो गई है कि क्या पंकजा मुंडे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से नाराज चल रही है। दरअसल रैली के दौरान पंकजा ने कहा कि अगर मैं लोगों के दिलो दिमाग में रहूंगी तो मोदी जी भी मेरी करियर खत्म नहीं कर सकते। पंकजा के इस बयान से भाजपा नेताओं ने किनारा कर लिया है। किसी ने भी इस पर कुछ भी कहने से परहेज किया है। दरअसल पंकजा मुंडे दिवंगत भाजपा नेता गोपीनाथ मुंडे की बेटी हैं। दरअसल भाजपा की युवा नेता पंकजा मुंडे अंबाजोगाई में एक सभा को संबोधित कर रही थी। इस दौरान उन्होंने कहा कि अगर मैं लोगों के दिलो दिमाग में रहती हूँ तो मोदी जी भी मेरा राजनीतिक करियर खत्म नहीं कर सकते। कांग्रेस पार्टी में वंशवाद की राजनीति चल रही है। मोदी जी इस राजनीति को खत्म करना चाहते हैं। मैं भी एक राजनीतिक परिवार से हूँ, लेकिन अगर मैं आपके दिलो दिमाग में रहती हूँ तो फिर कोई खत्म नहीं आता। अहमदाबाद शहर के एक गरबा मैदान में मंगलवार की रात उस समय तनावपूर्ण हालात बन गए जब हिंदू संगठनों ने 2 मुस्लिम युवकों को पकड़ लिया। विश्व हिंदू परिषद के प्रवक्ता हितेंद्र सिंह के बताए अनुसार उन्हें अहमदाबाद के स्पीडिंग रोड से के पास से हो रहे गरबा मैदान में 2 मुस्लिम युवाओं की एंट्री की सूचना मिली थी। हितेंद्र सिंह ने आगे कहा कि आने वाले दिनों में हमारी औचक जांच जारी रहेगी, क्योंकि कुछ विधर्मी लोग हिंदू लड़कियों से छेड़छाड़ और चोरी करने के दाखिल होते हैं। कोरोना के चलते 2 साल बाद पूरे गुजरात में नवरात्रि के साथ गरबा का आयोजन हो रहा है। गरबा के आयोजन से पहले ही विहिप और बजरंग दल ने धार्मिक स्थल में दूसरे धर्म के लोगों की एंट्री के खिलाफ सख्त कार्रवाई करने की धमकी दी थी। बुधवार को वडनगर की वसंत प्रभा अस्पताल में डायलिसिस सेंटर का लोकार्पण कार्यक्रम किया गया। इस कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के तौर पर महंत जयराम गिरी बापू और शकराभाई रफारी खास उपस्थित रहे थे। सकराभाई ने इस मौके पर अपने संबोधन में वसंतभाई परिक के सेवा कार्य को याद करते हुए लोगों से इस अस्पताल महत्तम सेवाओं को लाभ प्राप्त करने को बताया। बिहार के उप मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव को आईआरसीटीसी घोटाले में दिल्ली की राउल एवेन्यू कोर्ट से करीब 20 दिनों की राहत मिली है। कोर्ट ने इस अर्जी के आधार पर तेजस्वी से उनका पक्ष मांगते हुए नोटिस दिया था। इसमें राजद नेता की ओर से और वक्त मांगा गया था। सीबीआई की ओर से इस मामले में तेजस्वी यादव को जमानत दिए जाने का विरोध करते उनके हालिया बयानों का जिक्र किया गया था। सीबीआई की ओर से कहा गया कि उन्होंने जांच टीम को प्रभावित करने वाले बयान दिए हैं। दिल्ली की राउल एवेन्यू कोर्ट में विशेष जज ने इस मामले में तेजस्वी यादव के अनुरोध को स्वीकार कर लिया है। तेजस्वी की ओर से मामले में अपना जवाब देने के लिए और वक्त मांगा गया था। आईआरसीटीसी घोटाला तब हुआ था जब तेजस्वी यादव के पिता लालू प्रसाद यादव रेल मंत्री थे। इस मामले में आरोप है कि लालू यादव ने अपने अधिकार का अनुचित इस्तेमाल करते हुए नियमों को दरकिनार कर आईआरसीटीसी के 2 होटल मनचाहे निजी कंपनियों को दे दिए।
महाराष्ट्र के पूर्व मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे को सुप्रीम कोर्ट में मंगलवार को बड़ा झटका लगा है। शीर्ष अदालत ने सुनवाई के दौरान चुनाव की कार्रवाई पर रोक लगाने वाली उद्धव ठाकरे की याचिका को खारिज करते हुए चुनाव आयोग को यह तय करने की अनुमति दी थी कि उद्धव ठाकरे और एकनाथ शिंदे गुट के बीच किसको असली शिवसेना पार्टी के रूप में मान्यता दी जाए और धनुष और तीर का चिन्ह आवंटित किया जाए। उन्होंने कहा कि निर्वाचन आयोग महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे के गुट को असली शिवसेना के तौर पर मान्यता देने तथा शिंदे गुट को पार्टी का धनुष बाण चुनाव चिन्ह आवंटित करने के मुद्दे पर बहुमत के नियम के आधार पर इसका फैसला करेगा। सीईसी राजू कुमार का यह बयान तब आया है जब सुप्रीम कोर्ट ने निर्वाचन आयोग को शिंदे गुट की याचिका पर सुनवाई जारी रखने की अनुमति दे दी है। सर्वोच्च न्यायालय के आदेश पर एक सवाल के जवाब में कहा कि इसके लिए एक निर्धारित प्रक्रिया है जिसमें हमें अधिकार मिलता है कि हम बहुमत के नियम को लागू करके इसको पारदर्शी प्रक्रिया के तौर पर परिभाषित करें। उन्होंने कहा कि जब भी हम इस मामले को संज्ञान में लेते हैं तब हम के आधार पर ही इसका निर्णय लेंगे। हालांकि इसलिए हम पहले सुप्रीम कोर्ट का आदेश पढ़ेंगे, उसके बाद इसको लागू करेंगे। साल 2016 में केंद्र सरकार ने नोटबंदी का ऐलान किया था और 500,000 के रुपए के करेंसी नोट को रद्द कर दिया था। केंद्र के इस फैसले को चुनौती दी गई है। मामले की सुनवाई सुप्रीम कोर्ट ने मंगलवार को बेंच का गठन किया जिसमें 5 जजों जस्टिस एस अब्दुल नजीर, जस्टिस बी.आर. गवई, जस्टिस एस बोपन्ना, जस्टिस वी. राम सुब्रमण्यम और जस्टिस बी.वी. नागरत्ना को शामिल किया गया है। बता दें कि केंद्र की नोटबंदी वाले फैसले को चुनौती देते हुए 58 याचिकाएं दायर की गई है। उल्लेखनीय है कि 27 सितंबर से सुप्रीम कोर्ट की सुनवाई का लाइव स्ट्रीमिंग शुरू हो गया है। इस स्ट्रीमिंग को न तो रिकॉर्ड कर सकते हैं और न ही किसी के साथ साझा कर सकते हैं। मामले की सुनवाई करने वाली बेंच ने कहा कि पहले यह जांच की जाएगी कि यह मामला अब अखिलजमिक तो नहीं बन गया है। 2016 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अगुवाई में सरकार ने 500 और 1000 रुपए की करेंसी नोट पे बंद कर दिया था। इसके बाद सबसे पहली याचिका विवेक नारायण शर्मा ने दायर की थी। इसके बाद मामले में 57 और याचिकाएं दायर की गई। दिल्ली सरकार भी नई आबकारी नीति में कथित घोटाले को लेकर बुधवार को एक और कार्रवाई की गई है। प्रवर्तन निदेशालय यानी कि ईडी ने दिल्ली के शराब कारोबारी समीर महेंद्र को गिरफ्तार कर लिया है। इससे पहले मंगलवार को आबकारी नीति घोटाले में सीबीआई ने आम आदमी पार्टी के संचार प्रभारी विजय नायर को गिरफ्तार किया। सीबीआई के मुताबिक नायर ने नई आबकारी नीति बनाने और शराब की सप्लाई और बिक्री को चंद कंपनियों तक सीमित करने की धांधली में अहम भूमिका निभाई थी। विजय नायर की गिरफ्तारी पर आम आदमी पार्टी ने अपनी प्रतिक्रिया दी है। अपने आप ने कहा है कि वह पार्टी के संचार प्रभारी है। नायर पहले पंजाब व अभी गुजरात में संचार रणनीतियों को विकसित करने व लागू करने के लिए जिम्मेदार है। पार्टी ने कहा कि नायर को पिछले दिनों पूछताछ के लिए बुलाया गया था। उन पर मनीष सिसोदिया का नाम लेने का दबाव बनाया गया था। उन्होंने जब इनकार किया तो उन्हें गिरफ्तारी की धमकी दी गई। कश्मीर में कुलगाम जिले के आहवत में मंगलवार शाम को सुरक्षा बलों और आतंकियों के बीच एनकाउंटर हुआ। जवानों ने जैसे मोहम्मद के 2 आतंकियों को मार गिराया। पुलिस ने बताया कि आतंकवादियों को मौजूदगी की सूचना मिलने के बाद सुरक्षा बलों ने कुलगाम के आहवत इलाके की घेराबंदी की और तलाशी अभियान शुरू किया गया था। एडीजीपी विजय कुमार ने बताया कि आतंकी कश्मीर में हुई वारदात में शामिल रहे हैं। कश्मीर में 24 घंटे में यह दूसरा एनकाउंटर है। कश्मीर के कुलगाम जिले में सोमवार रात बेस बटपोरा इलाके के पास सुरक्षा बलों और आतंकियों के बीच मुठभेड़ हुई। सुरक्षा बलों ने आतंकी संगठन जैसे मोहब्बत एक आतंकी को मार गिराया। एनकाउंटर में सेना का एक जवान और 2 नागरिक भी घायल हो गए हैं जिन्हें अस्पताल में भर्ती कराया गया है। आतंकी की पहचान पाकिस्तान निवासी अबू हुरैरा के रूप में हुई है जो एक कैटेगरी का आतंकी है। हिमाचल में विधानसभा चुनाव से ठीक पहले कांग्रेस को एक और बड़ा झटका लगा है। पार्टी के वर्किंग प्रेसिडेंट एवं पूर्व मंत्री हर्ष महाजन ने बुधवार को भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन की है। दिल्ली में बातचीत करते हुए हर्ष महाजन ने कहा कि उन्होंने 42 साल कांग्रेस में काम किया। कांग्रेस दिशाहीन और नेता विहीन पार्टी है। पार्टी के पास नहीं विजन है और नहीं ग्रास रूट पर कार्य करने के लिए कार्यकर्ता। हर्ष महाजन ने कहा कि वह चुनाव नहीं लड़ने वाले नेता नहीं है बल्कि पार्टी के लिए मैनेजमेंट वाले नेता है। उन्होंने वीरभद्र सिंह पर चुनाव लड़ने की राजनीति से बाहर करने का आरोप लगाया। बता दें कि 3 टर्म में महाजन ने कोई चुनाव नहीं लड़ा। इससे पहले वह चुनाव उन्होंने 2 बार चंबा से चुनाव लड़ा और जीता भी। एक बार वह मंत्री भी रहे हैं। उत्तर प्रदेश के आर्या में शिक्षक की पिटाई की हाई स्कूल में पढ़ाने वाले एक दलित छात्र की इलाज के दौरान मौत होने की खबर सामने आई है।
आरोप है कि टेस्ट में एक सवाल गलत होने के बाद शिक्षक ने छात्र को बुरी तरीके से पीटा था। ऐसे में छात्र को गंभीर चोटें आई थी, जिसका इलाज खुद आरोपी शिक्षक करा रहा था। इस बीच कुछ दिनों बाद जब शिक्षक ने छात्रों को परिजनों को फोन उठाना बंद कर दिया, इसके बाद शिक्षक की शिकायत थाने में दर्ज कराई गई और मुकदमा दर्ज कराया गया। मामला जिले के अचलदा थाना क्षेत्र बसौली गांव का है। यहाँ के रहने वाले राजू गौहरे ने 24 तारीख को थाने में एक तहरीर दी थी, जिसमें अश्विनी सिंह का नाम शिक्षक पर आरोप लगाते हुए लिखा था, मेरा बेटा आदर्श इंटर कॉलेज अचलदा में हाई स्कूल की पढ़ाई कर रहा था। 7 तारीख को सामाजिक विज्ञान के शिक्षक अश्विनी सिंह सभी छात्रों को टेस्ट ले रहे थे। इसमें मेरा बेटा निखिल भी टेस्ट ले रहा था, लेकिन एक प्रश्न गलत हो जाने की वजह से मेरे बेटे को अश्विनी सिंह की बुरी तरीके से डंडे और लात घूंसों से पीटा गया और जिससे गंभीर चोटें भी आई है। जब वह घर आया और हमने उसे चोट देखा तो वापस कॉलेज गया और उन चोटों को वहां से स्टाफ को दिखाया। तब यह समझौता हुआ कि छात्र के इलाज का पूरा खर्चा आरोपी शिक्षक उठाएगा। बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री और राष्ट्रीय जनता दल के सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव ने पार्टी अध्यक्ष पद के लिए नामांकन भरा। दिल्ली में लालू ने नामांकन भरने के दौरान उनके साथ बेटी मीसा भारती और बिहार राजद अध्यक्ष जगदानंद सिंह सहित पार्टी के अन्य नेता मौजूद थे। लालू प्रसाद का 12वीं बार राजद सुप्रीमो बनना तय है, क्योंकि उनके खिलाफ किसी और का नामांकन नहीं आएगा। राजद की स्थापना के बाद से अभी तक लालू प्रसाद ही पार्टी के अध्यक्ष रहे हैं। भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड बीसीसीआई के अध्यक्ष गौरव गांगुली ने मंगलवार को कोलकाता में दुर्गा पूजा पंडाल का उद्घाटन किया। पूर्व भारतीय कप्तान मंगलवार शाम गरिया के 45 संघ समुदाय के दुर्गा पूजा पंडाल में पहुंचे। पूजा समिति द्वारा गांगुली के लिए पंडाल के बगल में लोटस पवेलियन की प्रतिकृति स्थापित की गई थी। प्रतिष्ठित भगवान का क्षण इस पूजा पंडाल का विषय है। दुर्गा पूजा, जिसे दुर्गोत्सव या शारदोत्सव के रूप में भी जाना जाता है, एक वार्षिक उत्सव है जो हिंदू देवी दुर्गा का सम्मान करता है और महिषासुर पर उनकी जीत का जश्न मनाता है। भारत के तत्कालीन कप्तान गांगुली अपनी भावनाओं को छिपा नहीं पाए और उन्होंने अपनी शर्ट उतारकर लॉर्ड्स की बालकनी पर लहराई। गांगुली ने कुल 113 टेस्ट मैच खेले और 16 शतक और 35 अर्धशतक के साथ 7,212 रन बनाए। उन्होंने 32 विकेट भी लिए। एक दिवसीय मैचों में कप्तान ने 311 मैचों में 100 विकेट और 22 शतकों के साथ 11,363 रन बनाए हैं। दक्षिण कोरिया की राष्ट्रीय जासूसी एजेंसी ने कहा कि 2017 के बाद उत्तर कोरिया का पहला परमाणु परीक्षण अगर यह होता है तो 16 अक्टूबर से 17 नवंबर के बीच आयोजित होने की संभावना है। बता दें कि उत्तर कोरिया के नेता किम जोंग उन ने सार्वजनिक रूप से देश के परमाणु हथियारों को नहीं छूटने का दृढ़ संकल्प लिया। हाल ही में उन्होंने अमेरिका पर देश की सरकार को गिराने की कोशिश करने का आरोप लगाया। प्योंगयांग की कोरियन सेंट्रल एक अनुसार किम जोंग उन स्पष्ट किया है कि प्योंगयांग का परमाणु निशस्त्रीकरण के लिए बातचीत फिर से शुरू करने का कोई इरादा नहीं है। किम जोंग उन ने कहा कि अमेरिका का उद्देश्य न केवल हमारे परमाणु हथियार को खत्म करना है, बल्कि उत्तर कोरिया को आत्मरक्षा करने की शक्ति को छोड़ने या कमजोर करने के लिए मजबूर कर रहे हमारे शासन को गिराना है। किम ने यह भी कहा कि उत्तर कोरिया को अपने सामरिक परमाणु अभियान के दायरे का लगातार विस्तार करना चाहिए, ताकि अपने परमाणु युद्ध की क्षमता को मजबूत किया जा सके। संयुक्त राज्य अमेरिका यानी कि यूएस के विदेश मंत्री एंटनी ब्लिंकन और विदेश मंत्री एस जयशंकर ने एक दूसरे को एक सूक्ष्म और संक्षिप्त लेकिन तीखे संदेश में लोकतंत्र के विचार के बारे में बताया और वाशिंगटन डीसी में उनकी प्रेस उपस्थिति में इसका क्या अर्थ है। मंगलवार को इस संदेश ऐसे समय आया है जब अमेरिकी लोकतंत्र के लिए अपनी चुनौतियों से जूझ रहा है। 6 जनवरी 2021 सबसे है स्पष्ट रूप से उदाहरण चुनाव परिणामों के प्रमाणीकरण को अवरुद्ध करने के लिए कैपिटल को भीड़ विद्रोह और भारत की व्यापक रूप से आलोचना की गई है। अपने स्वयं के लोकतांत्रिक बैकस्लाइडिंग विशेष रूप से असंतोष और अल्पसंख्यक विरोधी राजनीति पर कर रहा है। अपनी प्रारंभिक टिप्पणी में दुनिया के 2 सबसे बड़े लोकतंत्रों की साझेदारी को मजबूत करने के महत्व पर बल देते हुए ब्लिंकन ने कहा कि दुनिया के 2 सबसे बड़े लोकतंत्रों के रूप में हम एक स्थायी परियोजना के लिए भी प्रतिबद्ध है। जैसा कि हमारे संस्थापक कहते हैं, एक बनाने का प्रयास करने के लिए अधिक प्रयुक्त होने चाहिए। हम यह दोनों के लिए एक परियोजना है। हमें यही दिखाने के लिए एक साथ काम करना होगा कि हमारे लोकतंत्र हमारे लोगों की जरूरतों को पूरा कर सकते हैं और हम अपने आप को हम दोनों को साथ ही अपने साथी लोकतंत्र को अपने मूल मूल्यों के लिए जारी रखना चाहिए। ब्लिंकन ने इन मूल्यों को धर्म और विश्वास की स्वतंत्रता और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता जैसे सार्वभौमिक मानवाधिकार के सम्मान के रूप में परिभाषित किया।
जो हमारे लोकतंत्र को मजबूत बनाता है। संघाई का ऑपरेशन समिट यानी एससीओ समिट के लौटने के 10 दिन बाद चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग पहली बार नजर आए हैं। उनका नजर आना इसलिए अहम हो जाता है क्योंकि कई दिन से सोशल मीडिया पर एक तरह की अफवाहें थी कि जिनपिंग को चीन की सेना ने हाउस अरेस्ट कर लिया है। जिनपिंग पर दुनिया की नजर इसलिए भी है क्योंकि अगले महीने चाइना कम्युनिस्ट पार्टी यानी कि सीपीसी की सालाना मीटिंग होनी है। जिनपिंग कई दिनों के बाद बीजिंग में नजर आए। वो एक सरकारी कार्यक्रम में हिस्सा लेने पहुंचे और इसके फुटेज सरकारी टीवी पर लोग टेलीकास्ट किए गए। भारत अपने राष्ट्रीय हित में रक्षा उपकरणों में खरीद के बारे में विकल्प बनाता है। विदेश मंत्री एस जयशंकर ने मंगलवार को कहा कि हमें अपने सैन्य उपकरण कहाँ मिलते हैं। ये कोई नया मुद्दा नहीं है। यह भू राजनीतिक परिवर्तनों के कारण बदला गया है और नई दिल्ली ने ऐसा नहीं किया है। अतीत के रूस से स्पेयर पार्ट्स की आपूर्ति के मामले में समस्याओं का सामना करना पड़ा। सम्मेलन को संबोधित करते हुए जयशंकर ने कहा कि भारत में रक्षा उपकरणों के बहुस्रोतीकरण परंपरा रही है। ऐसा मत सोचो कि हमारी सर्विसिंग या स्पेयर पार्ट्स की आपूर्ति के मामले में किसी भी समस्या का सामना करना पड़ रहा है जो हमें रूस से मिला है। जहां से हमें सैन्य उपकरण मिलते हैं वह कोई नया मुद्दा नहीं है। भू राजनीतिक परिवर्तनों के कारण बदल गया है। हम एक विकल्प या प्रयोग करते हैं, यह हमारे राष्ट्रीय हित में है, उन्होंने कहा है। आज के स्पीड न्यूज में बस इतना ही। विस्तार से खबरें पढ़ने के लिए आप हमारी वेबसाइट का भी प्रयोग कर सकते हैं। हमारे वेब का पता है www.kalamkartavya.com। हमारी कलम ही हमारा कर्तव्य है। इसी उद्देश्य के साथ आप खबरों को राष्ट्रपति के साथ देखते रहिए। नमस्कार।